अकील खान के मोबाइल से पुलिस को कई वीडियोस मिले हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। कई वीडियोस मिले हैं, बताया गया कि 50 के करीब वीडियोस हैं। कई फुटेज मिले हैं। पुलिस को जांच में करीब 50 वीडियो और फोटोज मिले हैं। ये वही वीडियो है जिनके माध्यम से आरोपी अकील खान जितेंद्र की पत्नी पर दबाव बना रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, हैरेस कर रहा था और रेप के आरोपों को वापस लेने के लिए उसको ब्लैकमेल कर रहा था। अकील खान के फोन से कई वीडियोस मिले हैं, बताया जा रहा है 50 के करीब वीडियोस हैं। इन वीडियोस की जांच में पुलिस जुटी है। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि वीडियो अकील खान के खिलाफ बहुत बड़ा एविडेंस साबित होने वाला है। लेकिन हैरान कर देने वाली कहानी, तेजाब कांड तो फर्जी निकला। सबसे पहले बात अब इसी की। पहले से ही फॉलो कर रहे थे, मैंने मना किया था और फिर उन्होंने ऐसे कर दिया। सारा झूठा एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र के तहत किया गया और मकसद था कि छात्रा के फादर को उस केस से बचाना। झूठी FIR कराने के आरोप में और इस कॉन्स्पिरेसी के आरोप में फिर एक अलग मामला दर्ज होकर बाकी सबके खिलाफ एक्शन है। साहब देखिए, आपने बेटियों पर तेजाब डालने की तो बहुत से मामले सुने होंगे, लेकिन रेप केस से बचने के लिए अपनी बेटी पर कोई पिता तेजाब फेंकवा दे, यह आपने शायद अब से पहले नहीं सुना होगा। यह कहानी आपका दिमाग घुमा देगी जो मैं आपको बताऊंगा। मतलब कोई आदमी कितना गिर सकता है। नाम अकील खान, जिस पर आरोप है कि उसने खुद के खिलाफ रेप केस दबाने के लिए अपनी बेटी को तेजाब कांड का मोहरा बना दिया। यह भी मिली हुई थी, ऐसा नहीं है ये नहीं मिली हुई थी। पुलिस के वर्जन को माने तो यह भी मिली हुई थी। अपने पिता को एक केस से बचाने के लिए खुद के ऊपर एसिड फेंक दिया और जो केस कर रहे थे वो केस वापस हो जाए इसलिए उसको फंसा दिया। तेजाब कांड फर्जी निकला पुलिस के हिसाब से, पुलिस की थ्योरी के हिसाब से। इसके पिता का नाम अकील खान, अकील खान। ये देखिए आ गई तस्वीर, इसका नाम है अकील खान। यह अटैक की इस तेजाब कांड की पूरी कहानी का डायरेक्टर बन गया। पूरी कहानी सुनिएगा आराम आराम से। अपनी बेटी से इसने एक्टिंग करवाई कि उस पर तेजाब फेंका गया है। फंसाया किसे? फंसाया उसे जिसकी पत्नी ने इसके ऊपर केस किया था। सिर्फ इसलिए, मतलब यह सिर्फ इसलिए ताकि एक निर्दोष को फंसाया जा सके और उसकी रेप केस पीड़ित पत्नी का मुंह बंद कराया जा सके। बस इसलिए ये दिल्ली में फर्जी एसिड अटैक की फर्जी स्क्रिप्ट लिखी गई। अब होता यह कि अब पहली बार जब आप सुनते हैं कि एक बच्ची पर एसिड फेंक दिया गया, हर किसी का कलेजा मुंह को आता है। हर कोई कहता है बहुत ही खौफनाक, बहुत ही खतरनाक, आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, तुरंत ट्रायल हो। हर कोई इस बच्ची के साथ था। सब मामला उल्टा पड़ गया। अकील खान ने अपनी बच्ची के ऊपर तेजाब फिकवाया, बच्ची मिली हुई थी। ये दोनों ने मिलकर एक ऐसी स्क्रिप्ट रची। लोगों का यकीन मानिए, इस तरह की चीजें जब होती हैं तो भरोसा उठ जाता है। मतलब एक्टिंग करने वाली अकील खान की बेटी, इनका नाम अलीशा खान, अलीशा खान और अकील खान ने मिलकर ये एसिड अटैक की पूरी स्क्रिप्ट लिखी। अपने पिता को बचाने के लिए इसने अपने ऊपर एसिड ले लिया और पिता ने अपने ऊपर रेप केस हटवाने के लिए या दबाव बनाने के लिए, इसलिए पहले कहा जा रहा था सिर्फ हाथ जले, ये सब अपने ऊपर खुद फेंका था इन लोगों ने पुलिस के हिसाब से। अभी पुलिस का वर्जन है, असल में उस पर टॉयलेट क्लीनर फेंका गया था। सुनते जाइए कहानी। मैं कह रहा हूं साहब, बॉलीवुड और हॉलीवुड की सस्पेंस ड्रामा से भरपूर कहानियों को भी मात देने वाली इस फर्जी एसिड अटैक केस के ना 4 मुख्य किरदार हैं। इस पर फिल्म बन जाएगी। मतलब इतनी सलीके और तरीके से स्क्रिप्ट लिखी अकील खान और उसकी बेटी अलीशा ने कि कितना कोई खतरनाक किसी का दिमाग हो सकता है। अकील खान और उसकी बेटी अलीशा, 4 मुख्य किरदार। पहला अकील खान, दूसरा उसकी बेटी अलीशा खान, समझिएगा बहुत ध्यान से। तीसरा अकील खान की फैक्ट्री में काम करने वाला जितेंद्र। चौथा जितेंद्र की पत्नी जो
2021 से 2025 तक अकील खान की फैक्ट्री में काम करती थी। ठीक हुआ ये, शुक्रवार को जितेंद्र की पत्नी ने जो अब आरोपी इस मामले में एसिड फेंकने का बनाया गया, जितेंद्र की पत्नी ने अकील खान के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी कि अकील खान पिछले कई सालों से ना उसका यौन उत्पीड़न कर रहा है। उसने यौन उत्पीड़न के वीडियोस बनाए हैं जो अब अकील खान के फोन से मिले हैं, कई वीडियोस। ये अकील खान ना ब्लैकमेल करता है, हरास करता है, यौन उत्पीड़न कर रहा है कई सालों से। अब अकील खान कैसे बचता? उसने कहानी लिखी, एक स्क्रिप्ट लिखी, खतरनाक। अकील खान ने जितेंद्र की पत्नी का मुंह बंद कराने के लिए जो किया, साहब वो कोई सोच भी नहीं सकता। सिर्फ मुंह बंद कराने के लिए, जितेंद्र की पत्नी का मुंह बंद कराने के लिए अकील खान ने जो किया वो कोई सोच नहीं सकता। पुलिस के हिसाब से, शुरुआती जांच के हिसाब से आरोप है, पुलिस का वर्जन है, अकील खान ने जितेंद्र की पत्नी का मुंह बंद करने के लिए या कराने के लिए अपनी बेटी को इस्तेमाल किया, उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। बेटी से कहा कि तुम एक्टिंग करो और जितेंद्र को झूठे एसिड अटैक केस में फंसा दो। समझ आया आपको? ये कोई फिल्मी नहीं है, ये कोई आपको लग रहा होगा रियल स्टोरी है। साहब ये रियल है। झूठे एसिड केस में फंसा दो जितेंद्र को। दूसरा सुनिए, इसके बाद अलीशा खान, अकील खान की बेटी, रविवार को दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज गई। ठीक, ये कुछ सीसीटीवी तस्वीरें, इस पर भी नजर रखिएगा, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। जहां वो खुद पर टॉयलेट क्लीनर वो लेकर गई, अपने ऊपर डाला। ये देखिए वो स्पॉट की तस्वीरें। आरोप लगाया कि देखो, जितेंद्र ने ईशान और अरमान नाम के 2 लड़कों के साथ उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। जब ये खबर आई, यकीन मानिए हर कोई इनके ट्रैप में आ गया था। मतलब महिला आयोग, हर तरफ बच्ची के लिए आवाज उठाई जा रही थी। उठाई जानी चाहिए अगर कोई तेजाब अटैक होता है, एसिड अटैक। इसने अपने ऊपर तेजाब फेंका, मतलब टॉयलेट क्लीनर फेंका, एक्टिंग की, और मोटरसाइकिल से इसने कहा कि वो भाग गए। अलीशा के भाई ने भी झूठ बोला कि जितेंद्र उसकी बहन का पीछा किया करता था। मतलब पूरा परिवार, अब तो कौन बचा? अकील, पिता, बेटी अलीशा, उसका भाई, तीनों ने मिलकर, इसके भाई ने भी झूठ बोला कि हाँ मेरी बहन पर तेजाब फेंका और ये जो है मेरी बहन का पीछा किया करता था। ठीक, कुछ समय पहले भी बहन की जितेंद्र से बहस हुई थी, ये उसका दावा था। अब आगे सुनिए क्या हुआ। अलीशा और उसके पिता अकील खान ने, साहब एक तीर से ना 2 निशाने लगाने की कोशिश की। पहला तो आप समझ गए, बिल्कुल ठीक समझे आप। उसके ऊपर जो केस था, उसको लगा जितेंद्र को फंसा देगी मेरी बेटी तेजाब वाले केस में, तो शायद वो केस वो पीछे हट जाए। मतलब जितेंद्र को फंसाकर उसकी पत्नी का मुंह बंद कराने की साजिश थी। दूसरा सुनिए, मामला यहीं तक नहीं है। जितेंद्र के साथ आरोप किस किस पर लगाया कि अरमान और ईशान ने भी फेंका। अब उन्हें फंसाने की इसलिए कोशिश हुई क्योंकि कुछ संपत्ति का मामला था, अकील खान के साथ कुछ विवाद चल रहा था, तो इन्होंने अपनी बेटी के ऊपर तेजाब फिकवा दिया कि प्रॉपर्टी वाला भी कुछ सेटल हो जाएगा, इसके बारे ब्लैकमेल कर देंगे। इसलिए अलीशा खान ने दोनों को फंसाने के लिए उनका नाम लिया। अब सुनिए आगे। अकील खान और उसकी बेटी अलीशा खान की इस फर्जी एसिड अटैक की स्क्रिप्ट, अब डायरेक्टर कौन? अकील खान। अब वो खोखला ड्राइवर, वो डायरेक्टर, स्क्रिप्ट में कई झोल थे। कैसे? अब आगे जो बताने जा रहा हूं। पुलिस को क्या पता लगा? पहला सवाल ये था साहब कि अलीशा को स्कूटी से उसके भाई के साथ घर से निकलता तो देखा गया कि वो यहाँ, ये वो तस्वीर कि चल घर से स्कूटी में बैठी वो अपने भाई के साथ, वो तो ठीक। लेकिन साहब उसके भाई ने ना कॉलेज के गेट तक नहीं छोड़ा, उसको पहले उतार दिया 200 मीटर। ऐसा क्यों? दूसरा बड़ा सवाल था, जहां एसिड अटैक वाली जगह बताई गई, वहां कहीं और एसिड के छींटे क्यों नहीं मिले? पुलिस की जांच में एसिड के छींटे कहीं नहीं मिले। तीसरा, अगर अलीशा पर एसिड फेंका गया
तो उसके बैग पर एसिड के निशान क्यों नहीं मिले? कहानी लिख दी, कई झोल थे कहानी में। पुलिस ने चुटकी बताते ही पकड़ लिया, ये तो झूठ बोल रहे हैं। चौथा बड़ा सवाल, अलीशा ने कहा था कि जितेंद्र, अरमान, ईशान उस पर एसिड फेंक कर भाग गए। साहब, ये पता होना चाहिए, नकल के लिए भी ना थोड़ी अकल की जरूरत होती है। जितेंद्र की लोकेशन वो थी ही नहीं। जो मोबाइल यूज किया जाता है उसके जरिए, जो सिम के जरिए पता किया गया, वो वहां से 20 किलोमीटर दूर मिली। मौका वारदात पर जितेंद्र था ही नहीं। पुलिस को इसका जवाब भी ये नहीं मिला कि अलीशा आखिर अपने बैग में एक एक्स्ट्रा कुर्ती क्यों लेकर गई थी। मतलब क्या उसको पता था कि उसके ऊपर एसिड गिरने वाला है? आप कहानी समझिए ना, कितने झोल थे। उसके पिता ने कितनी मतलब फर्जी स्क्रिप्ट लिखी थी कि पुलिस को जवाब ही नहीं मिला कि अलीशा अपने बैग में एक्स्ट्रा कुर्ती क्यों लेकर गई थी। क्या उसको पता था उस पर अटैक होने वाला है? क्यों उसका भाई कॉलेज से कुछ दूर छोड़कर चला गया? क्यों जरा सी दूरी तय करने के लिए ई रिक्शा लिया गया? कॉलेज नहीं छोड़ा, कॉलेज गेट से 300 मीटर जो है पहले वो उतर गई बच्ची और वो पैदल गई, फिर ई रिक्शा लिया गया। इन्हीं सवालों के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की। तब पता चला इस फर्जी अटैक केस में, इस कांड में अलीशा खान, उसका भाई सिर्फ एक्टर हैं, एक्टर। जबकि उसका पिता अकील खान एक डेंजरस, खतरनाक स्क्रिप्ट राइटर भी है और डायरेक्टर भी है। मैं कह रहा हूं अभी पुलिस के वर्जन के हिसाब से सब कुछ है, ये जो पुलिस मान रही है। अब उसी ने अपने खिलाफ रेप केस का मामला दबाने और जमीन कब्जा करने के लिए ये पूरी स्क्रिप्ट रखी थी। साहब यकीन मानिए, ये खबर बताते हुए दुख भी हो रहा है कि जब किसी और बच्ची पर इस तरह से कोई एसिड अटैक फेंका जाएगा या एसिड फेंका जाएगा ना, तो लोगों को फिर भरोसा कम हो जाएगा। जब इस तरह के लोग इतनी गंदी, इतनी नीच हरकत करते हैं, अगर ये आरोप सही है, तो यकीन मानिए अब किसी और बच्ची पर इस तरह का एसिड अटैक अगर कभी ना हो, भगवान ना करे किसी पर हो, लेकिन अगर होगा ना, लोगों का भरोसा नहीं होगा। अब इन लोगों की वजह से, इन जैसे अकील खान और इन लोगों की वजह से ना, लोगों का भरोसा कम हो जाएगा। इस खुलासे के बाद पूरी कहानी पलट गई। कैसे? अब सुनिए। जिस जितेंद्र को एसिड अटैक का दोषी बताकर पूरा सिस्टम उसके सख्त सजा की मांग कर रहा था ना, सख्त सजा, वो जितेंद्र पीड़ित बन गया। वो पीड़ित बन गया क्योंकि उसकी पत्नी जो रेप की पीड़ित है, उसी के चक्कर में जितेंद्र को फंसाया जा रहा था। तो जितेंद्र पहले आरोपी था, उसके खिलाफ सख्त सजा की मांग हो रही थी, वो पीड़ित बन गया। और जिस अलीशा खान को लोग पीड़ित मानकर सहानुभूति जता रहे थे, इसके ट्रैप में सब आ गए थे। सब, हम लोग भी आ गए थे साहब। हर कोई कह रहा था नहीं, अलीशा के साथ गलत हुआ, जितेंद्र को जो है सजा, हम लोग कह रहे जितेंद्र को सख्त सजा होनी चाहिए। पता है वो चला कि वो अपने पिता के अपराध में उसका साथ दे रही थी। अब इसके बाद पुलिस ने अकील खान को, आज की बड़ी खबर सुन लीजिए, अरेस्ट कर लिया है। अकील खान गिरफ्तार हो चुका है। सवाल यह है कि क्या इस मामले में अलीशा खान की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? हम लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर ये मिली हुई थी अपने बाप अकील खान के साथ इस पूरी स्क्रिप्ट लिखने में, तो मेरी नज़र में सबसे बड़ी गुनहगार ये है। अकील खान तो है ही, इसकी बेटी भी। इसने अपने पिता को बचाने के लिए वो किया जो आने वाले समय में किसी भी बच्ची के साथ अगर ऐसी कोई हरकत होती है, वो भरोसा तोड़ने वाला काम किया इस लड़की ने, जिसने अपने पिता के अपराध में साथ दिया, ये जानते हुए भी कि उसके पिता पर अपनी फैक्ट्री में काम कर चुकी एक महिला के यौन उत्पीड़न का आरोप है। ब्लैकमेल कर रहा है उसका बाप, फिर भी उसके अपराध में उसका साथ दिया। सुनिए। लड़कों ने मुझ पर एसिड अटैक किया था और मुझे पहले से ही फॉलो कर रहे थे। मैंने मना किया था और फिर उन्होंने एसिड अटैक किया। जो छात्रा के फादर का साला और बाकी कुछ 3-4 रिश्तेदार थे, जो कोर्ट में ट्रायल पे चल रहा है, तो फिर सारी परत की परत खुलती चली गई और हमने इसमें बहुत तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन किया। सारे लोगों के इधर से बयान लेना, पुरानी हिस्ट्री को जुटाना, फुटेज देखना, एनालिसिस करना टेक्निकल, और कल फिर सारी कहानी क्लियर होगी। परसों का इंसिडेंट था कि ये सारा झूठा एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र के तहत किया गया था।
सब झूठ था साहब, सब फर्जी निकला, सब फर्जी निकला। ये इसने इतनी बड़ी साजिश, खतरनाक, पुलिस के हिसाब से, पुलिस का वर्जन माने साहब, तो इतना खतरनाक आदमी अकील खान, ये इसने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा और इसकी बेटी ने भी इसके इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी। अब लोग मांग कर रहे हैं कि अलीशा को भी गिरफ्तार करो। अकील खान, अलीशा नहीं, पूरा परिवार अंदर जाना चाहिए, ये पूरा परिवार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यही लोग मांग कर रहे हैं। क्योंकि ये संभव नहीं है साहब, ये पॉसिबल नहीं है कि अलीशा खान की माँ, उसके भाई को इस साजिश की स्क्रिप्ट के बारे में पता ना हो। उसका भाई तो झूठ बोल रहा था ना। दोनों एसिड अटैक की इस झूठी कहानी को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए थे। इसके बाद जितेंद्र की पत्नी की शिकायत पर अकील खान के फोन की जांच की गई। उसके फोन से आरोपों के हिसाब से सब कुछ सही साबित हो रहा है। उसके फोन से यौन उत्पीड़न के बताया जा रहा है 50 से ज़्यादा ऐसे वीडियोस मिले हैं जिनसे साबित हो, वैसे तो कबूल कर चुका है अकील खान, लेकिन फिर भी ये साबित हो रहा है इसके फ़ोन में कई ऐसे वीडियोस हैं। अकील खान कितना बड़ा दरिंदा था, अपने दरिंदे पिता का साथ देने के लिए अलीशा ने ये पूरी कहानी में उसका साथ दिया। अब जितेंद्र की पत्नी का आरोप है कि उसके यौन उत्पीड़न के बारे में अकील के पूरे परिवार को पता था। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ अकील खान नहीं, उसकी पत्नी को, अकील खान, उसके पूरे परिवार को अंदर डालो, अलीशा को गिरफ्तार करो। पूरे परिवार को पता था, लेकिन उसे दरिंदगी से रोकने की बजाय पूरे परिवार ने उसका साथ दिया, पूरे परिवार ने उसका साथ दिया। एसिड अटैक का ड्रामा किया गया, रेप के आरोप में आरोपी गिरफ्तार किया गया, ये पूरी कहानी रची गई। शिकायत में कहा गया था साहब कि अकील की फैक्ट्री में काम करने के दौरान उसका यौन शोषण किया गया था, इसके निजी फोटो भी खींचे गए थे। उसके बाद अकील ने अपने दोस्तों के साथ भी उसके यौन शोषण का दबाव डाला। आप समझ रहे हैं? अपने दोस्तों के साथ मिलकर जितेंद्र की पत्नी के यौन शोषण का दबाव डाला और बचने के लिए तेजाब कांड करवा दिया। इस घटना को लेकर सवाल एक इकोसिस्टम पर भी है। आप जो सुनिए, मैं बताने जा रहा हूं। कुछ लोगों को बुरा लगेगा साहब, कई लोग ना अलीशा खान की झूठी कहानी पर जितेंद्र को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दी जानी चाहिए, जितेंद्र को दी जानी चाहिए थी। अगर ये सब ना पता लगता कि अलीशा खान पर किसी जितेंद्र नाम के किसी शातिर किसी आदमी ने एसिड फेंक दिया, हाँ जितेंद्र को सजा दी जानी चाहिए। लेकिन असली सच सामने आते ही सब के सब अब साइलेंट मोड में चले गए हैं। ऐसा है शायद अलीशा के धर्म की वजह से। सुनिए। कहेंगे ऐसी घटना नहीं करना चाहिए, किसी पे झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। हाँ। अच्छा, बस। तो आपका वीडियो करोड़ बात का था, आपने पुलिस को बताया था कि आप मौके पर थे? हाँ, नहीं, हाँ मैंने बताया था, अपना दिया था बयान। फिर पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस ने कहा कोई नहीं, एक बार जांच करेंगे। साथ गया हमारे, हाँ। सारे जांच हुआ, उससे क्लियर हो गया। हाँ। जो भी होना था। बाकी तो उनके पिता कबूल कर ही लिया सब चीज़। अच्छा, कि वो साजिश था मेरे खिलाफ। एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, शहाबुद्दीन के बेटे के लिए प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर आ रही है, ओसामा के लिए प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। गैंगस्टर शहाबुद्दीन, कोर्ट द्वारा दोषी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के लिए प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। 3 नवंबर को बिहार का दौरा करेंगे अखिलेश यादव। दरअसल शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिए जाने के बाद से ही आरजेडी जो है वो सवालों के घेरे में है। कहा जा रहा है यही जंगल राज को टिकट दे दिया गया। क्या मतलब जंगल राज रिटर्न है? यही मतलब इसको टिकट जंगल राज निकट, ये सारे सवाल उठ रहे थे। अब खबर आ रही है अखिलेश यादव इसके लिए प्रचार करेंगे। ओसामा जी के लिए प्रचार, शहाबुद्दीन के सुपुत्र ओसामा के लिए अखिलेश जी प्रचार करेंगे। सिवान में आरजेडी प्रत्याशी ओसामा के लिए वोट मांगेंगे अखिलेश यादव। इसके अलावा कौन किसके लिए वोट मांग रहा है तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी कहां गायब है, बात अब इसकी करेंगे। बिहार विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी कहां गायब, कौन जननायक कौन गायब, बात अब इसकी। आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग। जनता तो नहीं मानती, जनता मानती है कि ये खलनायक है, परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के और अपराध और जंगल राज के। खलनायक कभी जननायक नहीं बन सकता। हम लोगों ने नहीं कहा, लोगों ने कहा। अब लोगों की जो भावना है उसका अपमान अगर करना चाहे कोई तो करे। आप इंप्लीमेंट मत कीजिए, तानाशाही नहीं कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, वोट की चोरी मत कीजिए। हम लोग क्लियर है कि बिहार को नंबर 1 बनाना है और वो लोग केवल गाली देने में, नेगेटिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। की आदत है ना ये लोग क्रॉनिक झूठा हो गए। हताशा, निराशा, विक्षिप्तता, मानसिक विक्षिप्तता आ गई है।
जान रहे 14 को क्या होगा। भाई जननायक बनने में उनको समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है। लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है। साहब देखिए, जननायक वाली कहानी अभी आपको कुछ ही मिनटों में मैं सुनाऊंगा। कौन जननायक? जननायक जेपी जयप्रकाश जो है वो जननायक, या कर्पूरी ठाकुर जननायक, वो आगे बात करेंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी क्यों गायब, इसकी बात कर लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया साहब। राहुल गांधी पर लगातार ये तंज कसा जा रहा है कि वो बिहार में ना पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स, ये पोस्टर भी देखिए बीजेपी ने जारी कर दिया, मिसिंग लिख दिया ऊपर, नीचे राहुल गांधी जी की फोटो लगा दी। अब उन पर आरोप लगते हैं कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सीरियस नहीं है, कहाँ हैं चुनाव में, बीच चुनाव में छुट्टियां मनाने विदेश चले जाते हैं राहुल गांधी जी। ये बीजेपी कहती है। वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर, वोट चोरी के नाम पर, वोटर अधिकार यात्रा के नाम पर बहुत जोर शोर से चुनाव प्रचार किया राहुल गांधी जी ने, किया था। अब उतने ही सन्नाटे से पिछले 57 डेज, 57 दिनों से गायब है, ये करिए बीजेपी। 57 दिनों से कहां है राहुल गांधी जी? चुनाव है बिहार में साहब। बीजेपी ने तो राहुल गांधी जी को मिसिंग बताते हुए एक AI मिसिंग इन बिहार डे 57 ऊपर पड़ी है, डे 57। तेजस्वी जननायक, चलिए ठीक है, वो अपने आप को जननायक बताए, वो पॉलिटिक्स है उनकी, अच्छी बात है। राहुल जी क्यों गायब, ये बीजेपी पूछ रही है। AI पोस्टर ये देखिए, मिसिंग राहुल गांधी, नजर ही नहीं आ रहे हैं चुनावों में। अच्छा, बीजेपी क्या करना चाह रही है? बीजेपी दरअसल ये साबित करने की कोशिश कर रही है, जताने की कोशिश कर रही है साहब कि राहुल गांधी ने तेजस्वी के सामने ना सरेंडर कर दिया राहुल गांधी जी ने। बीजेपी के इन्हीं आरोपों के बीच आज क्या हुआ, अब वो देखिए। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी कह रही है राहुल ने सरेंडर कर दिया, राहुल गांधी गायब हो गए हैं, राहुल गांधी मिसिंग है, राहुल गांधी लापता है। आज क्या हुआ? आज महागठबंधन के लिए एक आज बहुत बड़ा दिन था। ये देखिए, आप तस्वीरों पर नजर रखिएगा, ये आज बहुत बड़ा दिन था। दरअसल आज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया। ठीक, वो बड़ी सी तस्वीर तेजस्वी यादव की, इधर पासपोर्ट साइज फोटो ये राहुल गांधी जी की लगी है, उधर देखिए, उधर बड़ी सी तस्वीर तेजस्वी यादव। ठीक है, वो सीएम फेस है तो भाई तेजस्वी यादव की तस्वीर, लेकिन यहां ये पासपोर्ट साइज छोटी सी फोटो राहुल गांधी जी की। ये घोषणा पत्र जारी किया गया। आपको साफ भरोसा नहीं होगा, आज भी राहुल गांधी वहां नहीं थे। आज भी राहुल गांधी, ये देखिए, ये घोषणा पत्र जारी किया गया। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी साहब, पवन खेड़ा आए। आज भी राहुल गांधी, ना प्रियंका वाड्रा, ना मल्लिकार्जुन खड़गे, कोई नहीं। मंच सजा, कुर्सियां लगी, पीछे बड़ा सा होर्डिंग पोस्टर लगा, तेजस्वी जी की बड़ी सी तस्वीर, घोषणाएं हुई। राहुल गांधी आज भी नहीं। बीजेपी ने मिसिंग वाला पोस्टर जारी किया, वो सारी ठीक बीजेपी का आरोप, लेकिन आज भी राहुल गांधी नहीं। आज इसकी बड़ी चर्चा रही। सिर्फ कांग्रेस की ओर से किसको भेजा गया? पवन खेड़ा को। पवन खेड़ा जो कांग्रेस के शायद महासचिव तक भी नहीं है। नाम भी क्या रखा गया? नाम भी सुनिए, तेजस्वी प्रण पत्र। तेजस्वी प्रण पत्र। राहुल गांधी चुनाव लड़ भी रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ रही है ना। इससे अच्छा, ये पहली बार नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। इससे पहले याद करिए, पहले राहुल गांधी तब भी महागठबंधन से मिसिंग थे। याद है आपको, जब महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया था, सीएम फेस, याद है? सीएम फेस जब घोषित किया गया था, तब भी राहुल गांधी वहां पर नहीं थे। तब भी राहुल गांधी वहां पर नहीं थे। दरअसल थ्योरी क्या दी जा रही है? थ्योरी ये दी जा रही है, आज भी नहीं और तब भी नहीं। थ्योरी ये दी जा रही है साहब कि महागठबंधन बीजेपी के चेहरे वाले ट्रैप में फंस गया। कैसे? बीजेपी ने इतना दबाव बनाया साहब कि सीएम कौन, सीएम कौन, सीएम कौन। गठबंधन इस ट्रैप में फंस गया। जब से नाम अनाउंस किया है तेजस्वी सीएम फेस, तभी से राहुल को पहुंची क्या ठेस। जब से नाम अनाउंस हुए तेजस्वी यादव का, उसके बाद से ही गठबंधन की गांठ अब खुलकर सामने आ रही है। क्या क्या हुआ अब तक, क्या क्या हो चुका है, एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं। पहले पोस्टर से गायब किया गया था, याद है? पहले पोस्टर से, फिर सीएम फेस अनाउंस किया गया, पहले पोस्टर से गायब हो गया। फिर घोषणा पत्र में साइडलाइन सीएम फेस अनाउंस किया, तब भी नहीं। घोषणा पत्र जब अनाउंस हुआ तब भी गायब। नाम भी क्या रखा गया? तेजस्वी प्रण पत्र, यहां पे भी राहुल गांधी नहीं।
मुझे तो वो भी याद है, वो हाइड्रोजन बम, वो भी कहाँ, उसमें भी शायद तेजस्वी यादव की ना इत्तेफाकी थी। इसलिए तो वोटर अधिकार यात्रा के बाद अपनी पर्सनल यात्रा भी निकाली। याद है ना आपको, तेजस्वी यादव अपनी पर्सनल यात्रा, उसमें नहीं थे राहुल गांधी। एटम बम, हाइड्रोजन बम, कुछ नहीं हुआ। वोट चोरी का इतना बड़ा मुद्दा, ईसी की पीसी हो गई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके बाद भी राहुल गांधी गायब। अब बीजेपी क्या कह रही है? बीजेपी कह रही है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तेजस्वी जी ने राहुल गांधी को पूरी तरह से ना साइडलाइन कर दिया है। देखिए, राहुल गांधी आज होना चाहिए था यहां पर साहब, इसलिए बिहार में 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही वीआईपी जो पार्टी है, सहनी साहब, मुकेश सहनी, उनको डिप्टी सीएम पद का चेहरा बना दिया गया। लेकिन 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस को हाशिए पर रखा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज आपको दिखाते हैं। आज ही देखिए, आज महागठबंधन के पोस्टर में, जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था, वो पोस्टर अगर हम दिखाएं, ये वो पोस्टर, ये बीजेपी की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है साहब कि पासपोर्ट साइज पिक लगा दी राहुल गांधी की इस तरफ। ये देखिए आप, ये उधर देखिए उस तरफ तेजस्वी यादव की इतनी बड़ी तस्वीर, तेजस्वी के कद के सामने राहुल गांधी का कद कितना छोटा कर दिया। पोस्टर में तेजस्वी का नाम 3 बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया, लेकिन राहुल गांधी का नाम और ये छोटी सी तस्वीर, इतनी पासपोर्ट साइज फोटो लगा दी। चुनावी सीन से पूरी तरह से आउट होने को आज बीजेपी बुलाना चाह रही है। बीजेपी को तो मौका मिल गया। बीजेपी ने एआई पोस्टर जारी करते हुए कहा कि राहुल गांधी बिहार में गायब हैं। आखिरी बार देखा गया 57 दिन पहले राहुल गांधी जी को, आखिरी बार। मौका भी तो गठबंधन दे रहा है वैसे इस पोस्टर के साथ ही। अच्छा, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया, उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि जब बिहार चुनाव के मूड में है तब राहुल गांधी छुट्टियों के मूड में हैं। अच्छा, उन्होंने राइम करने की कोशिश की, थोड़ा शेरो शायरी, कि जब बिहार चुनाव के मूड में है तो राहुल गांधी छुट्टियों के मूड में हैं। बिहार को ऐसे नेता पर भरोसा क्यों करना चाहिए जो पार्ट टाइम है, 57 दिनों पहले बिहार आया था, हमेशा छुट्टियों के मूड में रहता है, बेल पर बाहर है, गैर गंभीर और बचकाना है, नॉन सीरियस है, किडिश है, बचकाना है, आदत से अराजकतावादी है। अब बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है। राहुल गांधी कहाँ है 57 दिनों से? बीजेपी इसलिए भी मुद्दा बना रही है साहब क्योंकि आप जानते हैं छठ के मौके पर भी राहुल गांधी ने बिहार में जाकर बिहार के लोगों से मुलाकात नहीं की। वो दिल्ली में, राहुल गांधी ने बिहार के युवाओं से दिल्ली में मुलाकात की थी। इसे लेकर कांग्रेस ने एक वीडियो भी जारी किया, लेकिन इसी को लेकर सवाल उठे कि राहुल बिहार के लोगों से दिल्ली में जाकर नहीं, मतलब दिल्ली में मिल रहे हैं, खुद बिहार नहीं जा रहे हैं राहुल गांधी जी। प्रियंका गांधी भी बिहार में चुनाव प्रचार की बजाय पिकनिक मनाने के लिए रणथंबौर गईं, वो तस्वीरें भी आईं। प्रियंका वाड्रा रणथंबौर चली बीच चुनाव बिहार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहां महागठबंधन के साथ उस तरह से, तो कुछ तो खटपट चल रही है जब से सीएम फेस अनाउंस हो गया। तेजस्वी सीएम फेस, क्या राहुल गांधी को पहुंची ठेस? दूसरी तरफ बिहार में आप सुनिए, मोदी से लेकर अमित शाह तक चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं। मोदी, अमित शाह, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, ओवैसी, सब चुनावी कार्यक्रम चल रहे हैं। आप जानते हैं कल गृह मंत्री अमित शाह न्यूज 18 इंडिया के साथ लाइव जुड़ने वाले हैं। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव, पीके, चुनाव को गंभीरता से लिया जा रहा है। हालांकि अब जाकर खबर आई है कि कल से आखिरकार वो शुभ मुहूर्त कह लीजिए, राहुल गांधी जी का बिहार दौरा प्रस्तावित है। और ये प्रस्तावित है 29 अक्टूबर से 7 नवंबर तक बिहार के अलग अलग जिलों में कुल 6 रैलियों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी जी। महागठबंधन दावा तो कर रहा है साहब कि तेजस्वी और राहुल संयुक्त रैलियां भी करेंगे। हालांकि इससे पहले एक दूसरी चर्चा चल रही थी कि दरअसल आईआरसीटीसी केस में 420 का आरोपी, 120 420 का आरोपी बनाए जाने के बाद से ना राहुल गांधी तेजस्वी के साथ मंच साझा दिख नहीं रहे हैं साथ में। हो सकता है गलत खबर हो, अब नजर आ जाएगा। यहां तक कि उस केस में आरोप तय होने के बाद भी ना किसी ने उनके बचाव में कुछ नहीं बोला था। अब देखिए, कुछ भी हो हमें नहीं पता, लेकिन घोषणा पत्र में राहुल के गायब होने पर बीजेपी क्या कह रही है वो सुनिए। लगातार 14 दिन वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी जी बिहार की धरती पर रहे और कल से लगातार फिर रहेंगे। आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री तो उड़न खटोले से उड़ते हैं, गिरते हैं, उड़ते हैं, गिरते हैं, कभी यहां कभी वहां और कभी बंगाल में। तेजस्वी यादव वोट चोरी यात्रा जब राहुल गांधी की हुई थी तो राहुल गांधी ने उनको पिछलग्गू बनाकर रखा था, उनकी बातों को एंडोर्स भी नहीं किया था। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने उनको इस मैनिफेस्टो के कवर पेज पे
पिद्दी का दुम कहें या फिर पिग्मी कहें, बनाकर छोड़ दिया है। अच्छा, एक और विवाद क्या हो गया, देखिए राहुल गांधी जी के कथित तौर पर गायब होने के विवाद के अलावा ना दूसरा विवाद जननायक, बिहार का जननायक तेजस्वी यादव। कांग्रेस राहुल को जननायक बता रही है, आरजेडी तेजस्वी को बिहार का नायक बताने वाले पोस्टर रिलीज कर रही है, जबकि बिहार से आने वाले असली जननायक, मतलब आप सोचिए ना, जब मैं आपसे बात करता हूं, आपको बताता हूं मैं जननायक, आपके दिमाग में क्या नाम आते हैं? जेपी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले राष्ट्रपति थे, असली जननायक जयप्रकाश नारायण, जिन्हें भारत लोकनायक के नाम से जानता है, जिन्होंने इंदिरा गांधी के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था, असली जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो पिछड़े और वंचित वर्गों की सशक्त आवाज थे। ऐसे नायकों के सामने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, क्या उन्हें नायक और जननायक बताना सही है? लेकिन कांग्रेस आरजेडी ऐसा कर रहे हैं साहब। अब यहां पर भी क्या हो रहा है, तेजस्वी वर्सेस कांग्रेस हो गया है, आरजेडी कांग्रेस के बीच नायक जननायक वाले झगड़े का मैसेज ये भी है साहब कि दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ खुद को बिहार चुनाव में हीरो बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये राहुल का पोस्टर जननायक, ये तेजस्वी का पोस्टर नायक, नायक जननायक, यहां भी चल रहा है कांग्रेस वर्सेस आरजेडी, यहां भी चल रहा है। वैसे सीएम फेस, अब चुनाव तो लालू मॉडल पर ही होगा, राहुल गांधी जी भी लालू मॉडल पर ही वोट मांगेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव को सीएम होंगे, अब उनके नेतृत्व में चुनाव है, उनके चेहरे पर चुनाव है, तो राहुल गांधी जी जो जननायक हैं वो तेजस्वी जी के ही तो नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब ये तो फैक्ट है, लालू मॉडल पर ही वोट मांगा जाएगा साहब, ये भी क्लियर है। हालांकि इससे ना उनके परिवार के लोग सहमत है, ये भी सुन लीजिए, ना पार्टी के बड़े नेता। राहुल तेजस्वी को लेकर नायक जननायक विवाद के बीच तेज प्रताप यादव की एंट्री हो गई, कह रहे हैं कि तेजस्वी को भी टाइम लगेगा, भाई वर्सेस भाई, ये कह रहे हैं तेजस्वी को भी टाइम लगेगा। इन्होंने जो आगे कहा है ना, वो राहुल जी को भी चुभेगी और तेजस्वी जी को भी। तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी राहुल दोनों ही लालू की छत्र छाया में हैं, दोनों पहले अपने दम पर चुनाव जीत कर दिखाएं, फिर खुद को नायक जननायक बताएं। इन्होंने आगे आगे ये भी कह दिया भी टाइम लगेगा तेजस्वी को। अच्छा, दूसरा झटका आरजेडी के सीनियर लीडर हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि तेजस्वी को जननायक मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को जननायक बनने में अभी वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि अभी तेजस्वी लालू की विरासत में और उनकी राजनीति पर खरे नहीं उतरे, इसलिए उन्हें जननायक नहीं कहा जा सकता। ये आरजेडी के नेता। और सुनिए, यही नहीं, चिराग पासवान ने क्या कहा, कह रहे हैं कि दोनों ही अभी तक अपने दम पर चुनाव नहीं जीते हैं, दोनों एक दिन के लिए भी किसी राज्य के सीएम नहीं बने हैं, दोनों के पास अभी तक किसी राज्य को चलाने की काबिलियत नहीं है, तो ये लोग जननायक कैसे हुए? बीजेपी भी बहुत सा मजा ले रही है कि राहुल तेजस्वी नायक या जननायक नहीं, ये लोग खलनायक है, जंगल राज के खलनायक। बीजेपी ने तेजस्वी को लेकर एक पोस्टर भी जारी किया, वो भी, हाँ ये आ गया वो पोस्टर, ये देखिए आप, मुझे हटाइए एक मिनट, फुल स्क्रीन पर देखिए पोस्टर। ये पोस्टर में आप देखेंगे तेजस्वी यादव आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े, देखिए ध्यान से देखिए, ये बीजेपी द्वारा जारी पोस्टर है। पोस्टर में तेजस्वी यादव आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े, जिसमें एक आरजेडी कार्यकर्ता कह रहा है कि भैया की सत्ता आने दो, कट्टा सट्टा के घर से उठा लेंगे। इस बात पर तेजस्वी यादव ठाके लगाकर हंसते हुए दिखा दे रहे हैं। खैर वो पोस्टर और चल रहा है। अब इस तस्वीर के साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी अलग अलग तरीके से इसको मैसेजिंग कर रहे हैं कि साहब बिहार को विकास चाहिए ना कि विनाश, इसलिए बिहार क्यों ऐसे नेता चुने जो 9वीं फेल है, शाहबुद्दीन जैसे माफियाओं को आदर्श मानता है, जैसे सूत्र और मूत्र में फर्क नहीं पता है, अराजकता और जंगल राज का प्रतीक है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, गंभीर नहीं बचकाना नालायक नेता है। कौन क्या कह रहा है, दोनों के पक्ष सुनिए। नायक कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है, जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। लालू जी भी जननायक बनने में उनको समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है और उनकी राजनीति पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो नहीं मानती, जनता मानती है कि ये खलनायक है, परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के और अपराध और जंगल राज के। खलनायक कभी जननायक नहीं बन सकते, अब तो ये उनकी पार्टी भी कह रही है। अब पता नहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को और क्या गम है, हो सकता है कि उनको गम इस बात का भी हो कि उनका नाम डिप्टी सीएम के रूप में नहीं। उधर पीके फंस गए, पीके बड़ी मुसीबत में। प्रशांत किशोर का नाम 2 राज्यों की मतदाता सूची में दर्ज है, एक बिहार में, दूसरा बंगाल में।
पीके इस मामले में संज्ञान ले लिया साहब। चुनाव आयोग ने प्रशांत किशोर को नोटिस जारी कर दिया है, 3 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कह दिया है। बंगाल और बिहार दोनों राज्यों में प्रशांत किशोर की वोटर लिस्ट इंफॉर्मेशन भी हम आपको दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में प्रशांत किशोर का पता 121 कालीघाट रोड, ये पढ़ लीजिए आप, कोलकाता दर्ज है। यही वो जगह है जहां भवानीपुर में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का मुख्यालय स्थित है। प्रशांत किशोर ने दरअसल 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका ने। यहां पर वोटर लिस्ट में प्रशांत किशोर, यहां पर भी, क्योंकि वो तो सलाहकार के तौर पर काम कर चुके हैं बंगाल, वहां पर। और दूसरा नाम प्रशांत किशोर का सासाराम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज है। उनका पोलिंग स्टेशन मध्य विद्यालय कोनार, पुश्तैनी गांव भी वही माना जाता है। यहां 2 जगह नाम दर्ज। इसको लेकर बीजेपी सवाल पूछ रही है साहब। उम्र दिखाई गई है 47 साल, बिहार के वोटर लिस्ट में उनकी उम्र 48 साल दिखाई गई है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि दोनों राज्यों में पीके का एपिक नंबर होता है ना, वोटर आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होता है, इलेक्टरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर अलग अलग है। किसी भी वोटर का एपिक नंबर एक यूनिक जो है अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, और देश में हर वोटर का एपिक नंबर अलग होता है। लेकिन चुनाव नियमों आयोग के नियमों के मुताबिक एक ही वोटर के 2 एपिक नंबर नहीं होने चाहिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक आदिल को अरेस्ट किया गया है, जासूसी के एक बड़े नेटवर्क का। और यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि न्यूक्लियर साइट्स भी इसके रडार पर थी, यह भी बताया जा रहा है। आदिल इसका नाम है, इसको जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। आदिल कई विदेशी न्यूक्लियर एजेंसियों के संपर्क में था। पाकिस्तान समेत देश के कई देशों की यात्रा ये कर चुका था। न्यूक्लियर जो है इंस्टॉलेशंस इसके रडार पर थी, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। अब इस आदिल से पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जिसको लेकर कहा जा रहा है झाग मुक्त छठ की। यमुना किनारे छठ का जो आनंद लिया, छठ मैया की जो पूजा की, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हुए जो उनके चेहरों पे संतुष्टि थी, वो हमारी सरकार के लिए आशीर्वाद से कम नहीं। जो रेखा गुप्ता जी के मन की भावना थी कि दिल्ली की छठ पूजा भव्य और दिव्य होनी चाहिए। वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाकर बैठे हैं। ये हरी चादर लगाई गई है, क्यों लगाई गई है? इसलिए लगाई गई है कि आते जाता आदमी कहीं ये देख न ले कि ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया है। छठ पूजा खत्म और पॉलिटिक्स खत्म, अब कोई नया मुद्दा है नहीं उनके पास में। साहब दिल्ली वालों ने इस बार झाग मुक्त छठ महापर्व कैसे मनाया, ये इतनी विहंगम तस्वीरें कैसे दिखी? मतलब ये सब हो सकता था ना, पहले भी हो सकता था। अब लोग सवाल उठा रहे हैं ये सब पहले क्यों नहीं हुआ? भाई तैयारी इस तरह की हो सकती थी, पहले भी हो सकती थी। ये झाग मुक्त छठ महापर्व बन सकता था पहले भी। मतलब दिल्ली भर में यमुना के किनारे छठ महापर्व की रौनक रही। ये सारी तस्वीरें हैं साहब, आज आप देख भी रहे हैं। छठ को लेकर चल रही सियासत भी एक तरीके से समाप्त हो गई है। अच्छा, इन सबसे पहले ना एक मैं वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको, पहले वो दिखाइए साहब। आज ना हवा साफ करने को लेकर दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सबसे बड़े अभियान की भी शुभारंभ। अच्छा, ये तस्वीरें देखिए आप, ये जानते हैं क्या हो रहा है? ये क्लाउड सीडिंग है, केमिकल डाला जा रहा है कृत्रिम बारिश के लिए। ये बड़ी दिलचस्प तस्वीरें आज हमको लगा आपको पहले दिखानी चाहिए खबर से। ये जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली में हवा को साफ करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल हुआ है। दूसरा भी तीसरा भी होगा। ये पहले हुआ था 23 अक्टूबर को, आज दूसरा ट्रायल हुआ। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है, इसलिए बारिश, आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम बारिश कराने के लिए ना हवा को साफ करने के इरादे से क्लाउड सीडिंग की गई है। ये क्या होती है क्लाउड सीडिंग, मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए कानपुर से क्या हुआ, सबसे पहले तो एक स्पेशल विमान, वो सेसेना इसका नाम, सेसेना, ये देखिए वो खड़ा था, इसने उड़ान भरी पहले।
और फिर दिल्ली के जो अलग अलग इलाके हैं, बुराड़ी, मयूर विहार इलाके में 6000 फीट की ऊंचाई पर बादलों में केमिकल का छिड़काव किया। क्लाउड सीडिंग है, वो केमिकल का छिड़काव हो रहा है, क्लाउड सीडिंग। ये 6000 फीट की ऊंचाई पर मयूर विहार और दिल्ली के इलाकों के ऊपर ये विमान ने, इसका नाम सेसना, इसने केमिकल छिड़का। आईआईटी कानपुर और दिल्ली सरकार ने कहा कि 4 घंटे के अंदर बारिश की बात कही थी। वैसे सिरसा साहब कह रहे हैं कि बूंदाबांदी हुई है, तो ट्रायल है अभी इसका तीसरा ट्रायल भी किया जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है साहब कि 15 मिनट से ना 4 घंटे के अंदर अंदर बारिश हो जाती है, हो सकती है। अच्छा, क्या होती है क्लाउड सीडिंग, कैसे हो जाती है? मैं एक बार जल्दी से बहुत ही सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। क्लाउड सीडिंग के जरिए दरअसल बादलों की मौजूदा स्थिति में ना कुछ परिवर्तन, कुछ चेंज किया जाता है, क्लाउड सीडिंग। और केमिकल के जरिए बादलों का घनत्व बढ़ाया जाता है, घनत्व, बहुत डेंस क्लाउड्स कर दिए जाते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया के लिए हवाई जहाज या मशीनों के जरिए, जो ये हवाई जहाज आप उड़ता हुआ देख रहे हैं, जो इसके जरिए कोई केमिकल, वैसे आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड नाम के केमिकल का छिड़काव होता है। और इस प्रक्रिया की वजह से बादल में मौजूद नमी बूंदों या बर्फ के कणों में जमा हो जाती है। बादलों में जमा ये कण भारी होकर जमीन पर गिरने लगते हैं, फिर बारिश हो जाती है, जैसा कि बारिश के वक्त होता है। क्लाउड सीडिंग ये प्रक्रिया साहब देश में पहली बार नहीं की गई है। मतलब महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश में इसका इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका है और नतीजे भी मिलते रहे हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ और अब क्या कहा जा रहा है, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सुनिए। क्लाउड सीडिंग को भी हमने एक ट्रायल दिया है कि इसके माध्यम से यदि दिल्ली के पॉल्यूशन की समस्या का समाधान हो सकता है तो हमें करना चाहिए। पर ये एक एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं इसमें से क्या निकल के आता है। और एक्सपेरिमेंट अगर सफल हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक समाधान जो दिल्ली वासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा वो निकल के आएगा। ये क्लाउड सीडिंग सेसना एयरक्राफ्ट के माध्यम से आईआईटी कानपुर ने की। एयरक्राफ्ट मेरठ के तरफ से दिल्ली में एंटर किया, जिसमें खेखरा, बुरारी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सदकपुर और भोजपुर, इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। हवा साफ, यहाँ यमुना साफ, ये जो घाट बनाए गए, महापर्व छठ, ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। दिल्ली के अलग अलग घाट में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने छठ महापर्व मनाया, डूबते और उगते सूर्य को अर्घ दिया। अच्छा, खास क्यों तस्वीरें? इस बार छठ महापर्व के दौरान यमुना में ना दूर दूर तक देखने पर जहाज नहीं नजर आया, साहब नहीं दिखा, जैसी व्यवस्था यहां पर की गई। यहां घाट पूरी तरह से साफ नजर आए, तैयारी वहां पर की गई थी। इतना जरूर है साहब कि यमुना के घाटों पर भव्यता और दिव्यता के साथ, पूरी तैयारी के साथ दिल्ली वालों ने छठ महापर्व बनाया। खुद फ्रंट से लीड कर रही मुख्यमंत्री रेखा शर्मा, पूरी कैबिनेट, साफ पानी में भगवान सूर्य को अर्घ दिया गया। लेकिन विपक्ष का सवाल कि यमुना साफ नहीं हुई, इसलिए यमुना के तट पर एक नकली घाट जो है अब आपने बना दिया गया और वहां छठ पूजा के इंतजाम कर दिए गए। आम आदमी पार्टी ने यमुना तट पर बने इस वासुदेव घाट को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, आरोप लगाया कि इस घाट को यमुना से अलग बनाया गया और इसमें यमुना की जगह ना गंगा का पानी भरा गया। तस्वीरें सामने हैं। अच्छा हाँ, ये देखिए वो तस्वीरें भी हैं, ऐसे करके इस साइड की तरफ जो है यहां पर अर्घ दिया गया और छठ के लिए ऐसी व्यवस्था की गई। यमुना से सटे इस घाट को अलग से बनाया गया। लेकिन साहब सवाल यमुना की स्वच्छता से बड़ा संभवतः ये है छठ के महापर्व का है। मैं कह रहा हूं अलग ही सही, दिल्ली सरकार ने एक ऐसा घाट बनाया जहां बड़ी संख्या में दिल्ली वालों ने छठ पूजा की साफ पानी में। ये पहले भी हो सकता था, मतलब ये काम तो पहले भी किया जा सकता था, किसी ने रोका नहीं था। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी आरोप लगाया साहब कि दिल्ली सरकार ने वीआईपी लोगों के लिए अलग से वासुदेव घाट का निर्माण कर दिया, अलग से। सुनिए, ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है? इसलिए ये हरी चादर बांधी गई है और एक नकली घाट बना के पीने के गंगा के पानी के लिए, पीने के गंगा के पानी से एक नकली घाट बना के। हमारे लिए वीआईपी जो है ना, वो दिल्ली का आम नागरिक ही हमारा वीआईपी है, इसीलिए ये शानदार घाट बनाए गए हैं पूरी दिल्ली में। जीते ये सारे हैं, एक पल में बनती है, पल में बिगड़ती है, यू कैन सेव व्हेन आवर तेरे दिल का है एक दिन मिलना, जैसे
तेरे मेरे सपने अब भी तेरे रंग हैं। हो